बेटा आज का हमारा पाठ 2 जो कि एक कविता है पतंग। पतंग कविता शुरू करने से पहले हम इसके रचयिता श्री आलोक धनवा जी का परिचय एक बार कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। श्री आलोक धनवा जी का जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था। अब मुंगेर कहाँ है? बिहार में है और वो अभी तक जीवित हैं। वो लिखने के अलावा सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। जमशेदपुर में कई अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है। राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत रहे हैं। आलोक धनवा जी ने सन 1972 से लेखन आरंभ किया था, परंतु इन्होंने लेखन बहुत कम किया है। इनका लेखन कम होने के बावजूद बहुत प्रभावी है। इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है बेटा दुनिया रोज बनाती है, और इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, कपड़े के जूते, गोली दागो पोस्टर आदि। आलोक जी खुद को इत्तेफाकन कवि कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कोई मकसद नहीं था कवि बनने का, वो तो इत्तेफाक से मैं कवि बन गया। इनकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती हैं। इनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी हुए हैं। तो दूसरी भाषाओं में भी अगर इनकी कविताओं के अनुवाद हुए हैं तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने पॉपुलर या लोकप्रिय रहे हैं। अब उनको कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, पहल सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और भी कई। तो आज हम श्री आलोक धनवा जी के द्वारा रचित कविता पतंग पढ़ेंगे। बेटा पतंग एक लंबी कविता है, लेकिन इसके केवल तीसरे भाग को ही आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग कविता शुरू करने से पहले एक बार मैं उसका परिचय आपको दे दूं ताकि आपको कविता समझने में आसानी रहे। कविता में ना बच्चों की इच्छाओं, उनकी उमंगों, उनके सुंदर चीजों का चित्रण किया गया। वो क्या सपने देखते हैं, जीवन में क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, इन्हीं चीजों का वर्णन किया गया है। बाल क्रियाकलापों व प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। अब ये बिंब क्या होते हैं? बिंब मतलब कल्पना शक्ति का प्रयोग किया गया है, काल्पनिक बातें कही गई हैं। कविता हमें धीरे धीरे कल्पनाओं की ऐसी प्यारी सी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु है, तितलियों की रंगीन दुनिया है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उनमें जोश है, उत्साह है और अपने इस काम में पतंग उड़ाने में इतने खोए हुए हैं कि छतों से गिरने का उनको कोई भय या कोई डर भी नहीं है। सरल सहज भाषा है, खड़ी बोली का प्रयोग है। बिंबात्मकता मैं ऊपर पहले बता चुकी हूँ, यानी कि कल्पना की दुनिया है। इसमें आने वाले अलंकार कविता का पठन करते हुए मैं आपको बताती चलूंगी। तो शुरू करते हैं कविता पतंग। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ। ध्यान से सुनेंगे। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। यहाँ पे कवि कहने चाहते हैं कि भादो क्या होता है बेटा? बरसात ऋतु। तो
बरसात ऋतु चली गई, उसकी तेज बौछारें आई, तेज वर्षा हुई तो बरसात ऋतु चली गई। बरसात ऋतु का अंधेरा चला गया और सवेरा हो गया, यानी कि आसमान से बादल छट गए और उजाला हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब बेटा यहाँ पे सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंखों से। तो जब हम किसी की तुलना करते हैं तो वहां होता है उपमा अलंकार। जैसा, जैसी, सी शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां उपमा अलंकार होता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया। शरद ऋतु का नाम है। हल्की हल्की ठंड जब शुरू होती है वर्षा ऋतु के बाद। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ध्यान से समझना, शरद ऋतु है वैसे तो, लेकिन शरद के बारे में क्या कहा गया है कि वो कैसे आया? साइकिल को चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, इशारे करते हुए, पुल को पार करते आया। यानी कि शरद को यहाँ पे किस रूप में दिखाया गया है? इंसानी रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, अर्थात यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा। जब हम प्राकृतिक चीजों पर, भौतिक वस्तुओं पर मानवीकरण करते हैं, उनको मानव के या सजीव रूप में पेश करते हैं, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ एक मौसम को, एक ऋतु को एक आदमी की तरह प्रस्तुत किया गया, इंसान के जैसे, जो पुल पार कर रहा है, साइकिल चला रहा है, घंटी बजा रहा है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। तो शरद ऋतु आती है, बारिश ऋतु जाती है और शरद ऋतु चमकीली सी साइकिल को तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए आती है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु साइकिल पे तो आ ही रही है और वो क्या कर रही है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रही है और आसमान को उसने इतना मुलायम बना दिया है कि उन छोटे छोटे बच्चों की रंगीन पतंगें आसमान में आसानी से उड़ सकें। यानी कि शरद ऋतु भी चाहती है कि ये प्यारे प्यारे बच्चे आएं और मेरे खुले और रोशन आसमान में पतंग उड़ाएं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बेटा बिल्कुल सरल भाषा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने मुलायम आसमान क्यों बनाया है? ताकि दुनिया की सबसे हल्की चीज यानी कि पतंग, उसका कागज, उसमें लगने वाली बांस की कमानी उड़ सके। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। और ये सब उड़ने के बाद शुरू होगी किलकारियां। जब बच्चों की पतंग ऊंची जाती है, किसी की कट जाती है, किसी की घने बादलों में ऊंचे आसमान में लहराती है, तो बच्चों के रिएक्शंस क्या होते हैं? सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, तितलियों की तरह इतराते हैं। तो फिर शरद ऋतु ये सब करेगी, आसमान को मुलायम बनाएगी ताकि बच्चों की दुनिया शुरू हो सके, सीटियां बजें, किलकारियां उठें। आई बात समझ में? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास क्या होती है? रुई। और रुई कैसी होती है? कॉटन कैसी होती है? सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये पैदा होते ही अपने साथ कोमलता लेके आते हैं, अपने शरीर में भी, अपने मन में भी। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और ये कहना चाहता है कि ऐसा लगता है जैसे जब बच्चे दौड़ लगाते हैं कि खुद पृथ्वी भी खुद ही उनके पास आना चाहती है। वो चाहती है कि इन बच्चों के कोमल पांव उसको छुएं, उसके पांव के नीचे, कोमल पैरों के नीचे पृथ्वी आकर आनंदित होती है।
जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध होता है बेपरवाह। छोटे बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, कोमल होते हैं, प्यारे होते हैं और बेपरवाह होते हैं। तो यहाँ पर उनकी दौड़ को भी ये बता रखा है कि वो बेपरवाह दौड़ते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब बच्चे जब लापरवाह होके दौड़ते हैं तो उन्हें कोई ध्यान कोई रहता है, मैं किस दिशा में घूम रहा हूँ, किस दिशा में दौड़ रहा हूँ। जब मन चाहा मुड़ गए, जिधर चाहा मुड़ गए, तो उनके कोमल पैरों के नीचे आके छत भी नर्म बन जाती है, वो उनको कष्ट नहीं देती है। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए बच्चे दौड़ते हैं। अब मृदंग क्या होता है? एक वादन यंत्र होता है संगीत से संबंधित, जिसको कि बजाया जाता है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। अब बच्चे लचीले से, जैसे पेड़ की डालियां होती हैं, हवा हिला देती है तो हिलने लगती हैं, लहराती हैं, उनमें लचीलापन होता है। उसी प्रकार से बच्चों में भी, उनके शरीर में भी एक लचीलापन होता है। इस लचीले वेग से वो अक्सर ही छतों के किनारों तक, और किनारे तो खतरनाक होते हैं, कभी बच्चा गिर गया, चोट लग गई तो वो दौड़ते हुए चले आते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो बताते हैं, जैसे वो किनारे पर आते हैं तो उनको गिरने से कौन बचाता है? उनका रोमांचित शरीर का संगीत। यानी कि उनके शरीर में जो तेजी है, जो रोमांच है, वो उन्हें वहां से फुर्ती से बचा लेता है, किनारे से पीछे हट जाते हैं। और उन्हें कौन बचाता है? वो पतंग की धड़कती ऊंचाई। यहाँ पे काल्पनिकता है। ऐसा लगता है जैसे किनारों के पास आकर जब बच्चा गिरता गिरता बच जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो जो पतंग उसने एक पतली सी डोर से थामी है ना, उसी ने जो पतंग को उड़ा रही है, वही डोर उस बच्चे को भी गिरने से बचा लेती है। उसी के सहारे वो बच भी जाते हैं। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधारों के सहारे। वो अपनी डोर के सहारे अपनी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। यानी कि वो पतंग की जो डोर है वो न सिर्फ पतंग को उड़ा रही है, बल्कि बच्चों को गिरने से बचा रही है और उनके जोश को, उनके अरमानों को भी उड़ा रही है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहली सूरज के सामने आते हैं। चलो मान लो एक आध बार वो छत से गिर भी गए, चोट लग गई और बच भी गए, तो वो और भी निर्भीक हो जाते हैं, बच्चे और भी निडर हो जाते हैं और फिर से आसमान के सूरज के सामने आ जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। उनका वो जोश, वो उनके दिल में भरी उमंग उनको निडर और साहसी बनाती है। पतंग उड़ाने की जो उनके दिल में चाहत है वो उन्हें निर्भीकता से वापिस आने और पतंग उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और जिस प्रकार वो गिरने के बाद भी नहीं रुकते हैं, फिर आ जाते हैं पतंग उड़ाने, उसी प्रकार पृथ्वी भी उनके नर्म पैरों का स्पर्श लेती है, आनंद लेती है और फिर से तेजी से उनके पैरों के नीचे आती है। तो ये जो हमारी कविता है ये कल्पना की दुनिया में आपको ले जाती है। एक ऐसी कल्पना जब आप भी कभी छोटे रहे होगे, आपने भी पतंग उड़ाया होगा और उस समय का जो नजारा होता होगा वो सारा हमारी आंखों के सामने इस कविता को पढ़ते हुए प्रकट हो जाता है। तो इसी कल्पना को, ये प्रस्तुत जो नजारा है, इसी को हम बिंबात्मकता कहते हैं। तो आज की हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।